मैं एक चलती सड़क के दरमियान खड़ी हूँ और मेरे सामने इतना खतरा नहीं जितना ब्रेस्ट कैंसर का खतरा पाकिस्तान की खवातीन के लिए है। ब्रेस्ट कैंसर हमारी सोसाइटी में एक ऐसा मौजू है जो बहुत सी खवातीन के लिए खुलकर बात करना मुश्किल बना देता है। इन्हें शर्म या खौफ होता है कि इस बारे में खुलकर गुफ्तगू करना इनके लिए दुश्वार हो सकता है। पाकिस्तान के हर घर में माँ, बेटी, बहन और भाभी मौजूद होती हैं और अगर इनमें से किसी को इसकी इब्तिदाई अलामात नजर आए, अक्सर वो खामोश रहती हैं। यही हिचकिचाहट और शर्म इनकी जान के लिए खतरा बन जाती है। पाकिस्तान में रोजाना तकरीबन 220 से 250 ब्रेस्ट कैंसर के केसेस रिपोर्ट होते हैं और साल भर में ये तादाद 8,000 से 9,000 तक पहुंच जाती है। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान एशिया के इन ममालिक में शामिल है जहां ब्रेस्ट कैंसर के केसेस सबसे ज्यादा हैं। जरूरी नहीं कि अगर आप बाहर से बिल्कुल ठीक नजर आ रही हैं तो आप महफूज हैं। जैसे मैं शुरू में कह रही थी, ये एक खामोश हमला है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में मैं आपको मिलाऊंगी कुछ डॉक्टरों, खानदानों और कुछ हकीकी जिंदगी की वंडर वुमेन्स। मेरे साथ मौजूद है आज डॉक्टर साइमा जहूर, जो कि जिना हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बता सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर अगर किसी लेडी को फर्स्ट स्टेज होती है तो उसकी शुरुआती अलामत क्या होती है? ओके, देखें, ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स के बारे में बात करें तो वो खलिए जो हमारी बॉडी में एबनॉर्मली ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, यानी सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ। वो जिस्म में आपके हेड टू टो कहीं भी अगर वो सेल्स ग्रो करते हैं और एबनॉर्मली बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं कैंसर की शक्ल इख्तियार करते हैं। सबसे पहली अलामत क्या है कि उसमें एक लंप या गुठली की शक्ल नमूदार होती है। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि वो गुठली ब्रेस्ट में ही नमूदार हो, वो आपकी बगल में भी नमूदार हो सकती है। ठीक है, बहुत छोटी सी साइज़ की होती है और आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो करना शुरू हो जाती है। ये उसकी अलामत शुरुआती होती हैं। शुरू में वो गुठली पेनलेस होती है, उसमें दर्द नहीं होता और अक्सर लोग इसी से कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें दर्द नहीं है तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। ज़्यादातर ये होता है जो दर्द के बगैर की गुठली होती है वो उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कैंसर होने के। और मैम बेसिकली किस एज से लेडी चाहिए कि वो इस चीज़ को एग्जामिन करना स्टार्ट करें, और सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग एजेस कौन से होते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर इस स्टेज से स्टार्ट हो सकता है इस एज से? यूजुअली आज से 10-15 साल पुरानी बात करूं तो उस वक्त हमें रिपोर्ट होते थे मिड एज में, 30s, लेट 30s में, 40s, 50s, पोस्ट मीनोपॉज़ल ज़्यादा हमें रिपोर्ट हो रहे होते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम लास्ट 10 years हमें यंग एजेस में पेशेंट्स मिल रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के, तो वो कहीं ना कहीं फॉल्स अलार्मिंग भी है। 14-15 नहीं, 14-15 तो नहीं, लेकिन हाँ 17-18 का मैंने एक केस जो है वो रिपोर्ट हुआ था। इसके अलावा अर्ली 20s में हमें बहुत केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं अब जो हो रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ मैरिड वुमेन्स में डेवलप हो सकता है या अनमैरिड भी इसका शिकार हो सकता है? शादी शुदा का क्या सवाल जो है वो ये है कि अगर अनमैरिड है और उसके बच्चे नहीं, उसमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जिनकी शादियाँ हुई हुई या जिनके मल्टीपैरिटी हैं, यानी इनके बच्चे ज़्यादा हैं, उनमें चांसेस कम होते हैं। और उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं जो कि जिनकी शादियाँ नहीं हो पाती हैं, जिनके बच्चे नहीं होते। और मैम अगर जैसे पाकिस्तान में आप देख रही हैं आजकल ब्रेस्ट कैंसर के केसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो आपके नज़र में सबसे ज़्यादा केसेस शहरों की तरफ देखने को मिलते हैं या गांव देहात के एरिया से? अच्छा, देखो, गांव देहात और शहर का मुआवजा तो हम नहीं कर सकते, कोई इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो गांव देहात के इलाके हैं वहाँ अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ केसेस डायग्नोज ज़्यादा हो भी नहीं पाते। अब तो काफ़ी लोगों में आगाही आ गई है थ्रू सोशल मीडिया, बाकी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, तो फिर भी हमें वहाँ से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करें तो हमारा जो डायग्नोसिस ज़्यादा हो रहा है वो शहरी इलाकों में ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली। मैम क्या ब्रेस्ट कैंसर फैमिली हिस्ट्री से भी रिलेट करता है? ये फैमिली हिस्ट्री भी इसका रिस्क बढ़ा देती है कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में ब्रेस्ट कैंसर है? अच्छा, देखो, इसमें एक मिथ है
मिथ ये है कि जिसके बहुत सारे हमारे पास केसेस ऐसे आते हैं जो कहते हैं जिनकी फैमिली में होगा, या बहुत सारे लोगों को ऐसी नॉलेज है कि जिसकी फैमिली में कैंसर है उसी को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, अदरवाइज किसी को नहीं हो सकता। पहले तो ये चीज़ क्लियर की जाए कि क्या ब्रेस्ट कैंसर सबको हो सकता है, किसी को भी खुदा न खास्ता हो सकता है। 1 out of 9 वुमेन जो रिस्क हमारे पास इवेल्युएट किया गया कि 9 में से किसी एक औरत को अपनी ज़िंदगी में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, और उन 9 में से एक कोई भी हो सकता है। जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, किसी को फैमिली में कैंसर की रिपोर्ट हुआ होता है, तो उसमें चांसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बस इतना फ़र्क है। 5 to 10% फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो तो होता है, बाकी जितने केसेस होते हैं वो विदाउट फैमिली हिस्ट्री होते हैं। और मैमोग्राफी किस एज से करवानी चाहिए, अगर कितनी तक करवानी चाहिए? अच्छा देखो, इसमें भी यही है कि हमने बात की सेल्फ एग्जामिनेशन की, जो कि हम 20s में स्टार्ट करें और वो मंथली बेसिस पे होगा थ्रू आउट, आप पूरी ज़िंदगी करते रहे ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, मतलब ये तरीक़ेकार बता रही हूँ कि हम कैसे स्क्रीनिंग करते हैं, इसको स्क्रीनिंग का मरहले कहते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हम साल में एक दफ़ा क्लिनिकल एग्जामिनेशन कराएं, जिसका मकसद ये कि आप किसी डॉक्टर को जाके एग्जामिन करवाएं, ताकि अगर कुछ आपसे मिस हो गया, मुझसे मिस हो गया, तो वो डॉक्टर उसको पिक कर ले उस एबनॉर्मलिटी को। थर्डली ये होता है कि मैमोग्राम एट द एज ऑफ 40 कराया जाता है। उससे पहले इसलिए नहीं कराया जाता क्योंकि ब्रेस्ट डेंस होते हैं और हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिजल्ट्स नहीं सही मिलते, तो हम मैमोग्राम 40 की एज में कराना चाहिए। कोशिश तो ये की जाए कि हर साल कराई जाए, लेकिन अगर 2-3 साल आपके कंटिन्यूस नॉर्मल आ रहा है तो आप फिर भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन रिपोर्टेडली जो बात की जाती है वो यही है कि आप कंटिन्यूस कराएं, एवरी ईयर कराना चाहिए। साल से पहले नहीं होता, 1 साल में एक दफ़ा होना चाहिए, ठीक है। जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है उनके लिए ये है कि उनको अर्ली 20s में ही, मैमोग्राम तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन उनमें ये होता है कि हम अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट या MRI ब्रेस्ट करा के देख लेते हैं, क्योंकि वो हाई रिस्क में है। और मैम अगर ब्रेस्ट कैंसर अर्ली स्टेज में पता लग जाता है तो उससे प्रॉपर तरीके से निजात पॉसिबल है? ब्रेस्ट कैंसर की 4 स्टेजेस हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4। 4 इज़ जहाँ बॉडी ब्रेस्ट से निकल के वो पूरे बॉडी के किसी हिस्से में चला गया, ठीक है। स्टेज 1 से 3 जो होता है वो क्यूरेटिव होता है, मतलब वो सही कर सकते हैं, वो ब्रेस्ट के अंदर ही होता है और उसको ट्रीट करने का, क्योर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जितना जल्दी हम ब्रेस्ट कैंसर को स्टेज करेंगे, डायग्नोस करेंगे, उतना जल्दी उसका और उतना बेहतरीन इलाज हो सकेगा। तो बिल्कुल ब्रेस्ट कैंसर का इलाज मुमकिन है अगर उसको अर्ली स्टेज में डायग्नोस करें। अप टू स्टेज 3 हम उसको क्योर की तरफ ले जा सकते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता स्टेज 4 में डायग्नोस होता है, यानी ब्रेस्ट से निकल के वो किसी और जिस्म के हिस्से में चला जाता है, तो उसका भी इलाज करना मुमकिन है। क्योर पॉसिबल नहीं है, क्योर का मकसद कि हम बिल्कुल 100% ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको ट्रीट ज़रूर कर सकते हैं, उसके सिम्टम्स को कम कर सकते हैं, ट्यूमर बर्डन को कम कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर कर सकते हैं थ्रू कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, या फिर हार्मोनल थेरेपी, या फिर हमारे पास अभी टारगेटेड थेरेपीज़ अवेलेबल हैं। जो भी थेरेपीज़ इससे रेलिवेंट है वो हम उसको जो है दे के और कहीं ना कहीं उसका बर्डन ट्यूमर का कम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें कैंसर के बारे में बताया और इन्फॉर्मेशन जो दी बहुत हमारे लिए काम की थी। एंड आप लोग भी देख सकते हैं कि इन्होंने जो सिम्टम्स बताए और जिस तरीके से ये इस चीज़ें हमें गाइड करी कि इस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है और अपनी फैमिली को कैसे बचाया जा सकता है। हर फैमिली जो ब्रेस्ट कैंसर का सामना करती है वो सिर्फ एक ट्रीटमेंट नहीं होती, बल्कि उनके लिए एक इमोशनली और फाइनेंशियली सपोर्ट की भी नीड होती है। तो इस चीज़ के लिए हमारी सोसाइटी में कुछ सोशल वर्कर्स और वेलफेयर्स हैं जो लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयर कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि किस तरीके से इससे लड़ा जा सकता है और इसके लिए फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो आज मेरे साथ रिजा हाशमी मौजूद हैं जो कि FFP फाउंडेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सो अस्सलाम वालेकुम रिजा। वालेकुम अस्सलाम। सो रिजा, मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रही हूँ जो कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अवेयरनेस के लिए है, तो इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे करना चाहूँगी। सो जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि अगर आप एक NGO वर्क एज ए NGO वर्कर एक अवेयरनेस कैंपेन आप रन करती हो, तो आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, अगर किसी को आप बता रहे हो? ओके, अच्छा, सबसे पहले तो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस इतना प्रेवलेंट हो चुका है, उसके दरमियान जो मेन हमारे पास चीज़ देखने में आती है अवेयरनेस की कमी।
और इसी गैप को फिल कर रहा होता है कोई भी एनजीओ सेक्टर या कोई भी एनजीओ के वॉलंटियर्स या उनमें काम करने वाले को। तो जो हमें मेन फेस करने को आती है, जो डिफ़िकल्टी है, जिस फैक्टर को सबसे ज़्यादा देखने में आता है, वो होता है एक फेयर, और एक होता है सोसाइटी क्या कहेगी। क्योंकि सोसाइटी को हम ये कैसे बताएंगे कि आइदर दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर, तो ये चीज़, और एक हमारे पास मिसकंसेप्शंस बहुत ज़्यादा है। तो मिस्ट को बर्स्ट करना और इन सारे फैक्टर्स से कम आउट करना, ये हमारा सबसे बड़ा है। और अगर आप जैसे कोई कैंपेन कर रही हैं और एक गांव में कैंपेन आप कर रही हैं और एक सिटी में कैंपेन कर रही हैं, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है? मेजर डिफरेंस है लिटरेसी। दोनों के लिटरेसी रेट का जो डिफरेंस है वो भी सबसे ज़्यादा चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही होती है दोनों जगहों पे। जब आप किसी रूरल एरिया में कर रहे होते हैं तो वहाँ पे क्योंकि लिटरेसी थोड़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको थोड़े कम फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप बात करें अर्बन एरियाज़ की, गाँव, विलेजेस, देहात की, क्योंकि वहाँ लिटरेसी रेट बहुत कम है, एक्सपोजर बहुत कम है होवेटीन का, तो इस बात को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि आइदर जो ट्यूमर या जो चीज़ वो फेस करी वो कैंसर है कि नहीं। डायग्नोसिस का हमारी बहुत देर से हो पाता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर की ही अर्ली डिटेक्शन है, because अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइफ, तो वो ही नहीं हो पाते क्योंकि वहाँ पे इतने मिसकंसेप्शन और इतने मिथ्स और सुपरस्टिशियस बहुत है वो कि ये हो गया तो ये हो जाएगा। वो बात करने से डरते हैं। बिल्कुल, वो बात करें ऐसे ही है कि वो बात करने से बहुत डरते हैं। और इसके अलावा ये कि जैसे अगर आप कोई अवेयरनेस सेशन या कोई स्क्रीनिंग सेशन ऑर्गेनाइज करती हैं किसी भी जगह पे, तो वहाँ पे लोगों के रिस्पॉन्स कैसे होते हैं आपके? ओके, फर्स्ट जो इम्पैक्ट होता है वो तो होता है खामोशी, क्योंकि आज भी ब्रेस्ट कैंसर 2026 में भी एक टैबू टॉपिक समझा जाता है उसके बारे में बात करना। इवन के जब उन जगहों पे आप बताते हैं चीज़ें और उनमें से कोई एक भी बंदा आके आपको ये कह दे कि मुझे लगता है कि इनमें से कोई सिम्टम्स मुझ में है और मैं आज अपने आप को जाके चेक करवाऊंगा, तो आपको लगता है कि यू डिड समथिंग और आपका काम हो गया है, मतलब आपने कुछ कंट्रीब्यूशन कर दिया और आप सही डायरेक्शन में हैं। तो हमारा गोल यही होता है कि अगर 100 भी लोग इस सेशन में मौजूद हैं और एक बंदा भी ये तय कर दे कि मुझे आज चेक करवाना है, तो हमारा गोल अचीव हो जाएगा। तो आप एज या सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगी इस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू कि उनको किस तरीके से ब्रेस्ट कैंसर से अवेयर होना चाहिए, और आपका क्या मैसेज है? मेरा सोसाइटी के लिए मैसेज ये है कि अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइफ, और जब आप रोज़ अपना मुआयना कर रहे होंगे, अपनी एग्जामिनेशन कर रहे होंगे, तो आपको पता चलता रहेगा कि आपके कब सिम्टम्स नॉर्मल से वो साइन एंड सिम्टम्स बन रहे हैं जो कोई भी ट्यूमर या कोई भी कैंसर की तरफ लीड ऑन कर सकते हैं। तो आपको अपनी एग्जामिनेशन करनी है क्योंकि आपकी सेहत सबसे इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर से बात करने के बाद हमें ये पता लगा कि ब्रेस्ट कैंसर ना कि सिर्फ एक बीमारी है बल्कि एक पूरी फैमिली के चैलेंजिंग फेस है, और इसका अर्ली सिम्टम पे डायग्नोसिस आपकी ज़िंदगी बचा सकता है। तो इसी चीज़ के लिए आज मेरे साथ मौजूद है मिस रुखसाना एंड उनकी बेटी रुबाब। तो वो आज हमें अपना एक्सपीरियंस बताएंगी कि उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर को किस तरीके से सफ़र किया और किस तरीके से लड़कर आज वो खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आंटी कैसी हैं आप? हाँ, अल्लाह का शुक्र। आंटी मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जब आपको सबसे पहले जब पता लगा कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है, तो वो चीज़ आपके लिए इमोशनली और मेंटली कितनी डिस्टर्बिंग थी, और आपने किस तरीके से अपने आप को समझाया और बताया, और डॉक्टर के पास आप कब गए? हाँ, लाजमी बात है, वो कैंसर तो पूरा हो चुका था, मैं घर में किसी को बताई नहीं थी। बाद में मेरी बेटी ने मतलब कि बोला अम्मी आप डॉक्टर के पास गए। जब मैं गई वहाँ तो उन्होंने, मैं नॉर्मली बोली थी कि मेरा जख्म हो गया, तो ये कि मेरे साथ मेरी जेठानी गई थी, तो उनको डॉक्टर को बोला कि देखें, जब उन्होंने देखा तो वो तो उठ के खड़ी हो गई, ये तो आपको कैंसर है। तो वो फेस आपके लिए कितना? हाँ, बहुत मुश्किल था मेरे लिए। ये कि मैं हिम्मत थी कि मैं घर आई, घर में बताई तो सबको बहुत परेशानी हुई। सब ये है कि फिर मैं नॉर्मल डॉक्टर को दिखाई, नॉर्मल, तो उन्होंने मतलब कि पूरा मुफ्त नहीं किया मेरा, थोड़ा सा उन्होंने सब गंदगी वगैरह निकाल के फिर उन्होंने मुझे घर भेज दिया। सही। घर भेज। तो ये जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने का जो प्रोसेस था कि आपको पता था कि इसमें आगे कीमोथेरेपी होगी और दूसरी चीज़ें हैं, तो वो उस चीज़ का डिसीजन लेना आपके लिए कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल था मेरे लिए, मगर लाजिम बात है, बीमारी है तो लेनी तो होगी ना। सही। तो इलाज ये है कि मेरे घर वाले बहुत साथ दिए, मेरी बेटी है, मेरे शौहर है,
सबने बहुत साथ दिया। उन्होंने मतलब कि डॉक्टर के पास ले गए, तो फिर 15 दिन के अंदर में मुझे 2 ऑपरेशन हुए। फिर बाद में पूरा उन्होंने रिमूव कर दिया। रिमूव कर दिया। उसके बाद कीमो लगे, दवाएँ वगैरह लगी। ये मतलब कि मेरे बाल झड़ गए, मेरे ये नाखून वगैरह का मैं बहुत मतलब कि ये है कि हिम्मत नहीं हारी। मुझमें हिम्मत बहुत था। और सबसे बड़ी बात है मेरे शौहर और मेरे बच्चे बहुत मेरे साथ दिए ना। जब आपको पता लगा कि आपकी मदर को ब्रेस्ट कैंसर है, तो आपका इमोशनली और मेंटली आपके लिए कैसा फेस था, और आपने खुद को किस तरीके से संभाला और आंटी को किस तरीके से सपोर्ट किया? लाजमी सी बात है, जब पता चला कि अम्मी को जो है इतनी बड़ी बीमारी हो गई है, हमें तो इस चीज़ की जो बात थी इतनी अवेयरनेस नहीं थी या कुछ नहीं था। हम लोग के लिए बिल्कुल हर चीज़ नहीं होता, तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल टाइम था उसको फेस करना। तो हमारे को समझ में नहीं आ रहा, और अम्मी का इस स्टेज तक ऐसा हो गया था कि बहुत ज़्यादा अम्मी का जख्म बढ़ चुका था, बहुत ज़्यादा। मतलब आप समझ लें कि इनकी सिर्फ हड्डियों तक नहीं गया था, गोश्त में था। अगर इनकी हड्डियों में डायग्नोज हो जाता तो शायद इनका सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल था। एक चीज़ ये कि आप जब आपको पता लगा तो सोसाइटी की साइड से कुछ डिफरेंस हुआ, या चीज़ें वैसे नॉर्मली जैसे चलती हैं वैसे? सोसाइटी से देखा जाए तो देखो सब लोग एक तरीके के नहीं होते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सब ने ही हमें इग्नोर किया, ये किया। कुछ लोग थे वो हमारे साथ खड़े हुए थे हमारे मुश्किल वक्त में, बिल्कुल हमारी धारस बन के इनको भी जो है मोटिवेट कर रहे थे, हमें भी मोटिवेट कर रहे थे। और कुछ लोग ऐसे थे कि पास बैठना पसंद नहीं कर रहे थे। कुछ लोग हमारे सर्कल में है ना कि कुछ लोग अवॉइड करते सोसाइटी में हैं कि avoid नहीं हम करते हैं। इनके साथ बैठेंगे तो ऐसा ना हो कि हमें भी ये हो जाए हो जाए। लेकिन आप इस चीज़ से वो नहीं करें, ये चीज़ किसी को भी कभी भी हो सकती है। और ये ट्रांसफर नहीं होती, ट्रांसफर नहीं हो सकती। रात एक समझ लें कि अगर आप इनके साथ बैठेंगे तो ये आप में आ जाएगी, ये चीज़ नहीं ऐसा है, possible ऐसा नहीं है। possible नहीं है। हाँ। आप सोसाइटी की बाकी औरतों को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि ब्रेस्ट कैंसर से किस तरीके से लड़ रहे हैं, और अगर उनको कोई सिम्टम्स दिखता है तो किस तरीके से? हाँ, आगे एक करना यह है चाहिए। कि मुझे भी वहाँ बताया गया कि आप जब जाए नहाने जाए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बैक के ऊपर हो, आप कंधे हो या गर्दन वगैरह में भी कोई गुठलियाँ वगैरह अगर आपको महसूस हो, उसमें दर्द ना हो, तो आप घर वालों को बता सकते हैं। तो उस टाइम आपका थोड़ा सा मतलब कि बचाव दवाई से आपका बचाव हो सकता है। आप ये इसका मतलब कि खास ख्याल रखें। और शुरू में भी आपको आज भी कोई कुछ जख्म है या कुछ हो रहा है तो जख्म को भी आप हल्के ना, आप घर में बताएं, डॉक्टर को दिखाएं। तो नहीं भी होगा तो कोई मसला नहीं है, अगर होगा भी तो आपका इलाज हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने हमें टाइम दिया और बताया कि किस तरीके से इस बीमारी से आप लोगों ने लड़ा, और आई होप कि आप आगे की लाइफ भी आपके लिए अच्छी हो और आप सेहतमंद लाइफ गुजारें। एंड बाकी मैं सोसाइटी को ये मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे इन्होंने सही वक्त पे डायग्नोज किया और हिम्मत से इस चीज़ से लड़ा, तो आगे आप लोग भी इस तरीके से ही लड़ें। और अगर आपको कोई भी सिम्टम्स फील हो रहे हैं या कुछ भी इस तरह से दिख रहा है जो अनयूजुअल है और नॉर्मल नहीं है, तो सही वक्त पे डॉक्टर को दिखाएं और उसको ट्रीट करवाएं।